हेलो फ्रेंड्स, करियर यूपीएससी प्लेटफॉर्म पर द हिंदू करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल का डिस्कस कर लेते हैं जो यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल है एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, ए केस ऑफ प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक एंड इनोवेटिव एजुकेशन। आर्टिकल कहता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो एक फेज्ड लॉन्ग टर्म एंड रिफॉर्म को टारगेट करने वाली ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन पॉलिसी है जो इनोवेशन और इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, एंड स्टूडेंट की जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको बढ़ाती है। अब देख लेते हैं कि मेन पॉइंट्स इस आर्टिकल में क्या है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से बेटर एम्प्लॉयबिलिटी देती है, स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाती है। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि एनईपी में एक फ्लेक्सिबल 4 ईयर प्रोग्राम का प्रोविज़न रखा गया है जो स्टूडेंट्स को ये अलाउ करता है कि डिग्री के बीच में, कोर्स के बीच में वो चाहें तो कोर्स को छोड़ के जा सकते हैं अगर उन्हें ज़रूरत है, और कुछ ना कुछ एम्प्लॉयबिलिटी अपनी वहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं और वापस आके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बीटेक कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, बीटेक के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर तक कोई पढ़ा है लेकिन थर्ड ईयर में उसको इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है या वो खर्चा नहीं उठा सकता या उसको लगता है कि मुझे अभी जॉब करनी चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट जॉब की है, तो सेकंड ईयर तक उसने जो क्रेडिट इकट्ठा किए हैं, जो क्रेडिट अर्न किए हैं, वो उसके क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएंगे। अब सेकंड ईयर से छोड़ के वो किसी न किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए जॉब करने चला जाता है, साल 2 साल 3 साल बाद अगर वो आता है तो उसको बीटेक जो है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं करना होगा, उसका थर्ड ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहीं से उसको स्टार्ट करना होगा। तो एक तरीके से काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि स्टूडेंट्स को अगर चाहें तो ज़रूरत हो तो उसके समय पे कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बजाय वो कॉलेज को बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी जॉब को पहले स्टार्ट कर सकते हैं। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है कि इंटर्नशिप का प्रोविज़न किया गया है। तो रिसर्च इंटर्नशिप लिंक एकेडमिक लर्निंग विद इंडस्ट्री नीड्स फॉर बोथ अंडर ग्रेड्स एंड पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट्स। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हायर एजुकेशन है उसमें इंटर्नशिप का प्रोविज़न है कि वहाँ पर जो रिसर्च फेलोज हैं उनको रिसर्च इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करने का मौका दिया जाएगा। डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं और जिनके पास ऑलरेडी डिग्री प्रोग्राम्स हैं जैसे बीटेक एमटेक टाइप, डिप्लोमा होल्डर्स और डिग्री होल्डर्स कैन अप्रेंटिस विद इन 5 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन के 5 साल के अंदर अंदर उनको गवर्नमेंट एक कंपलसरी अप्रेंटिस प्रोवाइड कराएगी, ये गवर्नमेंट का स्कीम है। उसके बाद में अप्रेंटिस के टाइम पे उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी दी जाएगी विद पेड। ठीक है, मतलब सैलरी भी मिलेगी थोड़ी बहुत और ट्रेनिंग भी उनको दी जाएगी। करंटली 197 यूनिवर्सिटीज़ और 93 कॉलेजेस हैं जो इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं 3 लाख से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट्स को और 59,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इंटर्नशिप में आप स्किल्स सीखोगे, जो एमर्जिंग मार्केट है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसके स्किल्स सीखोगे, प्लस आपको मनी का स्ट्रेन भी नहीं आएगा। आप जो स्टूडेंट होगा वो इंटर्नशिप के साथ साथ पैसा भी कुछ ना कुछ अर्न करेगा। अब ग्लोबल कंपटीशन एंड इंडियन एजुकेशन, फिर आर्टिकल बात करता है ग्लोबल कंपटीशन और इंडियन एजुकेशन के ऊपर कि इंडिया की जो 11 यूनिवर्सिटी हैं वो QS इंडेक्स में, QS एशिया इंडेक्स में टोटल टॉप 500 में इंडिया की 11 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटी से जो पेटेंट्स हैं वो 2021-22 से लेके 2022-23 में लगभग 158% बढ़ गए। मतलब 7,500 पेटेंट 21-22 में फाइल होते थे, 22-23 में लगभग 19,155 पेटेंट्स फाइल हुए हैं, जो कि अभी भी देखा जाए तो चाइना और USA जैसे कंट्री के हिसाब से बहुत कम है। इंडियाज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक जो है 76 से बढ़ के 39 हो गई है, मतलब 76 से घट के 39 हो गई, तो इंप्रूव हो गई है 10 सालों में। इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं और जो एजुकेशन को और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है 2023 में। ये क्या करेगी, ये रिसर्च फेलोज़ को असिस्ट करेगी। फिर AICTE का आइडिया डेवलपमेंट, इवेलुएशन एंड एप्लीकेशन, ये IDEA मीन्स आइडिया लैब्स AICTE ने जगह जगह इस्टेब्लिश की हैं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। एंड स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, स्पार्क, इसमें क्या है कि वेरियस जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के रिसर्च फेलोज़ और जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनको ये लिंक करती है कॉमन प्लेटफॉर्म पर। इससे क्या होगा कि रिसर्च कोलैबोरेशन में हेल्प मिलेगी। स्मार्ट इंडिया हैकेथन हैज़ एम्पावर्ड ओवर 13.9 लाख स्टूडेंट्स विद आइडिया सबमिशंस ग्रोइंग 7-fold सिंस 2017। मतलब स्मार्ट इंडिया हैकेथन ने 13.5 लाख यानी 14 लाख के आसपास स्टूडेंट्स को एम्पावर किया है टू रेज एंड प्रमोट देयर आइडियाज़। स्मार्ट इंडिया हैकेथन एक तरीके का हैकिंग प्लेटफॉर्म होता है, हैकिंग प्रोग्राम होता है जो कंडक्ट कराया जाता है। सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, अब देखिए ये आर्टिकल आगे बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट ओवर द टाइम सस्टेनेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट ट्रेंड्स की बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स अमंग एजुकेटेड यूथ डिक्लाइंड टिल 2017-18। ठीक है, बट उसके बाद से स्टेडीली बढ़ रहा है। जैसे 2023-24 तक मेल एम्प्लॉयमेंट लगभग 53.4% हो गया और फीमेल एम्प्लॉयमेंट 22.7% हो गया।
जो कि 2004-05 के लेवल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल एज ग्रुप्स रोज टू 43.7%। द गुड जॉब रेशियो इज इम्प्रूविंग। ठीक है, ये आर्टिकल बेसिकली एनईपी का जो आउटकम है और उसका जो पॉजिटिव साइड है उस पर बात करता है। तो इन बातों को लर्न करके आप एनईपी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें एनईपी का जो आउटकम है उसके ऊपर ये पॉइंट्स लिख सकते हो। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है यूएन वांट्स 70% चांस ग्लोबल वार्मिंग विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस बाई 2025 टू 29। ये देखिए आज के फर्स्ट फ्रंट पेज पर ही पब्लिश हुआ है। देर इज ए 70% चांस दैट एवरेज वार्मिंग विल एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। यूएन की ये वार्निंग है। अब देखिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक कंटेन करने के लिए हमें ये इंश्योर करना था कि इस सदी के अंत तक हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन करना था। लेकिन ये 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो अगले 4 सालों में ही अचीव हो जाएगा। मतलब अभी तो हम इस सेंचुरी के मिड तक भी नहीं पहुंचे हैं, 2050 तक भी नहीं पहुंचे हैं। टारगेट क्या था कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है 2100 तक, सन 2100 में। ठीक है, लेकिन हमने 2025 में ही ये इतना अचीवमेंट कर लिया कि 2030 आते आते वो 1.5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगी। जो ग्लोबल क्लाइमेट है किस लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो जाएगी, फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय से पहले जो ग्लोबल क्लाइमेट का जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म हो जाएगी अभी 2030 तक। ठीक है, अब हम ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ही क्यों नापते हैं, क्योंकि जो भी क्लाइमेट इमिशन हुआ है लार्ज स्केल पे, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन और कोल इमिशन हुआ है, जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग हुई है, वो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वहीं से स्टार्ट हुई है। तो तभी से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम बढ़नी स्टार्ट हुई है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एडिटोरियल सेक्शन में पब्लिश हुआ है, इंडियाज़ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स नीड ए शेकअप। इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड सेक्टर है वहाँ पर रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये आर्टिकल कहता है कि इंडियाज़ फाइनेंशियल सिस्टम रिक्वायर्स डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नॉट कॉस्मेटिक ट्वीक्स टू बिकम प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली। फिर ये आर्टिकल फोकस करता है अंडर डेवलप्ड बॉन्ड मार्केट के ऊपर। अब देखिए बॉन्ड किसी भी कंट्री के लिए ना बॉन्ड मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के कैपिटल मार्केट हैं, एक तो इक्विटी, ठीक है, जो शेयर्स वगैरह होते हैं, दूसरा होता है बॉन्ड्स, वो सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इक्विटी एंड बॉन्ड। अब कहीं पर अगर सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ओपेकनेस ज़्यादा है। ठीक है, ये आर्टिकल बात करता है कि इंडिया का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो डीप नहीं है, मतलब उसकी पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ए लोअर बॉन्ड मार्केट, ए रोबस्ट बॉन्ड मार्केट कुड लोअर फंडिंग कॉस्ट बाई 2 to 3%, बूस्टिंग इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ को जो कैपिटल रेज करने में बॉन्ड मार्केट से ज़्यादा सहूलियत होती है, क्योंकि वहाँ पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बॉन्ड लिया तो उसका 6%, 7% इस तरीके से इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन इक्विटी में कई बार क्या होता है कि मार्केट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स डिटरमाइंड होते हैं। ठीक है, तो एफर्ट्स लाइक द आरबीआई's डायरेक्टिव टू द एनएसई फॉर सेकेंडरी मार्केट डेवलपमेंट वर इग्नोर्ड ड्यू टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ओपेक इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी में तो आपको नहीं पता ना कि भाई जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात, फिर शेयर मार्केट में जो मेजर प्लेयर्स हैं वो उनका कोल्यूजन तो नहीं है कहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जो मेजर ट्रेडिंग प्लेयर्स होते हैं उनके पास लाखों करोड़ों रुपए का कैपिटल होता है, अगर वो सारे मिल के किसी एक शेयर को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को क्या मैसेज जाएगा कि ये शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करूँ। ठीक है, तो वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ओपेकनेस है। बॉन्ड मार्केट में क्या है, बॉन्ड मार्केट में इंटरेस्ट फिक्स है। देखिए अगर किसी ने बॉन्ड इशू किए और उस बॉन्ड का इंटरेस्ट उसने रखा 7%, तो कोई चाहे कितना भी बॉन्ड खरीद ले वो इंटरेस्ट उसका 7% ही रहेगा। ठीक है, वहाँ उसको ये रियल टाइम में वेरी नहीं करता है। लेकिन इक्विटी में क्या होता है, शेयर मार्केट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेट है, जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो रियल टाइम में वेरी करती है। तो ओपेकनेस यहाँ पे ज़्यादा है। हमें नहीं पता ना कि कौन कितने पैसे किस तरीके से ला के इन्वेस्ट कर रहा है, किस तरीके से शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहा है। इनसाइडर ट्रेडिंग ही मान लो कोई कर रहा हो। ठीक है, तो इससे क्या है कि कंपनीज़ को बॉन्ड के थ्रू कैपिटल रेज करने में सस्ता पड़ता है। रेगुलेटरी ओपेसिटी, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट एंड मिसअलाइंड इंसेंटिव्स कंटिन्यू टू हिंडर प्रोग्रेस। फिर ये आर्टिकल बात करता है ट्रांसपेरेंसी एंड यूबीओ नॉर्म्स। अब ये यूबीओ नॉर्म्स क्या होते हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल ये आगे कहता है कि इंडिया एक एफएटीएफ का मेंबर है। अब एफएटीएफ का
मीन्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर होने के नाते इंडिया के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो इंटरनेशनल जो KYC नॉर्म्स हैं और अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप के जो नॉर्म्स हैं उनको इन्फोर्स करे। ठीक है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप में ट्रांसपेरेंसी लेके आए। अब ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप क्या होती है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, ठीक है, अब इसका कोई प्रमोटर होगा, ठीक है, कोई प्रमोटर होगा। मान लीजिए कोई पर्सन पी है जिसने इस कंपनी को रेज़ किया है, फाउंड किया है। अब इस पर्सन पी के पास फंड, जो इस कंपनी को रेज़ करने के लिए जो फंड है, मान लो किसी पर्सन डी से आया हो, ठीक है, किसी पर्सन डी से आया हो। अब इस पर्सन पी को लगभग 80% जो फंड है वो पर्सन डी ने दिया। इस पी ने इस फंड को यूज़ करके कंपनी खड़ी कर दी। ठीक है, अब इस कंपनी के ट्रेड के और जो वैल्यू के ऊपर जो शेयर मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, वहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, कैपिटल रेज किया जा रहा है। तो इस कंपनी का अल्टीमेट ओनर कौन है? क्या ये पी है? नहीं, क्योंकि इसके पास तो फंड थे ही नहीं। इसके नाम पे कंपनी खोली है, इसने कंपनी खोली है, लेकिन अल्टीमेट ओनर कौन है? पर्सन डी। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप यही है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना कि किसी एसेट के पीछे उसका रियल ओनर कौन है। ऐसा तो नहीं है कि कोई शेल कंपनी या किसी थर्ड पार्टी ने उसको खोला हो, कंपनी को रेज किया हो और उसके थ्रू कोई थर्ड पर्सन उसका बेनिफिट ले रहा हो। तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया को FATF के मेंबर होने के नाते ये अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप के KYC नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल्स हु होल्ड सिग्निफिकेंट ओनरशिप और कंट्रोल ओवर ए बिजनेस एंटिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब UBO डिस्क्लोजर्स होने से क्या फ़ायदा होगा? उससे क्या होगा कि कंपनी के ओनर का जो प्रोफाइल है वो आइडेंटिफाई हो पाएगा, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। उसमें पता चलेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रॉड कंपनी हो, ठीक है, जेन्युइन है या नहीं है। फिर ये आर्टिकल आगे बात करता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग रिफॉर्म, कि रिटायरमेंट सेविंग्स जो गवर्नमेंट के पास होती हैं मेनली रिटायरमेंट सेविंग्स डिपेंड हैवीली ऑन कॉस्टली एन्युटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके वजह से इसके अल्टरनेटिव में हमें कोई दूसरा विकल्प चुनने की आवश्यकता है, कि जैसे लॉन्ग डेटेड जीरो कूपन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विच एलिमिनेट हाई इंटरमीडिएट फीस। ठीक है, ये आप नहीं भी करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैंने आर्टिकल से उठा के ऐसे ही डाल दिया है। इसमें मेन बात यह है कि इस आर्टिकल में बॉन्ड मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, तो क्या करना, अब एक और इशू है, देखिए शैडो बैंकिंग का रिस्क होता है बॉन्ड मार्केट में। शैडो बैंकिंग का एक रिस्क होता है। शैडो बैंकिंग क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे, कि NBFC एंड ब्रोकर्स एंड मार्जिन लेंडर्स ऑफर क्वाजी बैंक सर्विसेज विदाउट फुल रेगुलेशन। ये होती है शैडो बैंकिंग। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे क्या है। अब हमें बॉन्ड मार्केट को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, कि जैसे सबसे पहला तो ये सजेस्ट करता है कि फाइनेंशियल रूल्स अक्रॉस सेक्टर्स, इनको आप हार्मोनाइज कर दो। ऐसा नहीं है कि NBFC के लिए अलग रूल हैं, ठीक है, और बैंक्स के लिए अलग रूल्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल सेक्टर में रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और ज़्यादा डीप करिए, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाइए, ज़्यादा एक्सेसिबल बनाइए। रिटायरमेंट फाइनेंस विद सॉवरेन इंस्ट्रूमेंट को मॉडर्नाइज कीजिए, मतलब नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लेके आइए जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा दें। रेगुलेट एंड ट्रैक शैडो बैंकिंग एक्टिविटीज़ इफेक्टिवली। अब देख लेते हैं शैडो बैंकिंग क्या होती है। शैडो बैंकिंग इस तरीके की बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी है जो ऐसी एंटिटीज़ द्वारा कैरी आउट की जाती है जो रेगुलेशन से बाहर है। ठीक है, उस तरीके की बैंकिंग एक्टिविटी जो रेगुलेशन से बाहर है, जो बैंकिंग के सिमिलर जो फंक्शंस हैं उनको तो परफॉर्म कर रही है, जैसे क्रेडिट देना, क्रेडिट इंटरमीडिएशन करना। मान लो एक कंपनी को बी कंपनी से पैसा चाहिए तो इनके बीच में कोई इंटरमीडिएट आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट इंटरमीडिएशन। या कोई कंपनी डायरेक्ट क्रेडिट देना चाह रही है कि भाई हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम लोन देना चाह रहे हैं, ले लो। अब लोन देना तो बैंक का काम है, ठीक है, बैंक तो RBI अच्छे से रेगुलेट करता है, लेकिन कुछ ऐसी एंटिटीज़ जो RBI रेगुलेशन से बाहर रहती हैं ड्यू टू देयर इनहेरेंट नेचर, तो उसको बोलते हैं शैडो बैंकिंग। इसमें आती हैं जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs, मार्जिन लेंडर्स एंड ब्रोकर्स, पीयर टू पीयर लैंडिंग, मतलब दो लोग आपस में लैंड कर रहे हों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रेपो एंड आर्बिट्राज ट्रेडर्स ऑपरेटिंग आउटसाइड RBI परव्यू। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जो RBI के रेगुलेशन से बाहर होती हैं, क्रेडिट वगैरह का जो रेगुलेशन होता है उससे बाहर होती हैं ड्यू टू देयर इनहेरेंट नेचर, ठीक है, उनको बोलते हैं शैडो बैंकिंग। तो ये इंडिया में एक प्रॉब्लम क्यों है? सबसे पहले तो इसके लिए कोई प्रॉपर रूल्स नहीं है। जैसे NBFC, ब्रोकर्स एंड लेंडर्स एक्ट लाइक बैंक्स बट आर नॉट फुली कंट्रोल्ड बाई RBI। दूसरी बात, इनके जो हिडन चार्जेस होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। ब्रोकर्स गिव लोन्स टू इन्वेस्टर्स विद वेरी हाई इंटरेस्ट्स, समटाइम्स ओवर 20% विदाउट पीपल्स नोइंग, ऑफ्टन विदाउट पीपल नोइंग, मतलब हिडन चार्जेस होते हैं। इनका कोई डेटा नहीं होता जिससे ट्रैक किया जा सके, और फाइनेंशियल क्राइसिस का एक डर भी होता है इनकी वजह से। जैसे कि 2008 में एक IL&FS क्राइसिस आई थी, इंडिया को, मतलब 2008 की जो USA में जो क्राइसिस आई थी,
सब प्राइम क्राइसिस जिसको कहते हैं। तो इस तरीके के क्राइसिस इंडिया भी फेस कर सकता है अगर इन लैंडिंग प्रैक्टिसेस को कंट्रोल न किया जाए। अब देखिए 2008 की जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी वो किस वजह से थी? भाई लोन्स के ऊपर लोन्स आप दिए जा रहे हो, लेकिन उनका जो कोलेटरल असेट है, जो अंडरलाइंग एसेट है उन लोन्स का, जिनके ऊपर उस लोन्स की गारंटी दी जाती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, आपका ध्यान लोन बांटने में लगा हुआ है, तो उस वजह से वहाँ पर वो लोन्स ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हुए थे और बैंकिंग में क्राइसिस हो गया था। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इतना ही। अगला है एग्जामिनिंग द आरबीआई रेमिटेंस सर्वे। अभी आरबीआई ने रेमिटेंस को लेकर एक सर्वे किया, उसमें क्या पाया? मेन डेटा है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, इसको यूज कर सकते हैं जैसे रेमिटेंस वगैरह पे अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है तो 2023-24 में इंडिया ने 118.7 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस लिया था। रेमिटेंस होता है बाहर में जो लोग कमा रहे हैं वो इंडिया में पैसा वापस भेजते हैं। ठीक है, जो कि एफडीआई से ज़्यादा था। ठीक, रेमिटेंस जो है इंडिया का आधे ट्रेड डेफिसिट से ज़्यादा था। दे आर ए की स्टैब्लिशिंग फैक्टर इन अनसर्टेनिंग ग्लोबल कंडीशंस। दे आर ए की स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल, अब रेमिटेंस से हमें फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला तो आरबीआई के पास में फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है, बाहर से कोई डॉलर वॉलर या ये युआन, कतर की दिनार, दिरहम वगैरह कुछ भी भेजेगा तो इंडिया के पास क्या आ रहा? फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, उस फॉरेन एक्सचेंज की वजह से आरबीआई स्ट्रेंथन होती है, इंडिया की करेंसी की वैल्यू स्टेबलाइज होती है, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर खतरा नहीं होता है। चेंजिंग सोर्स ऑफ रेमिटेंसेज, सर्वे में आगे क्या चलता है कि एडवांस्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर नाउ सेंड मोर रेमिटेंस देन गल्फ कंट्रीज। मतलब गल्फ कंट्रीज से ज़्यादा रेमिटेंस हमें इन कंट्रीज से मिलते हैं। रिफ्लेक्ट्स ए शिफ्ट फ्रॉम लो स्किल्ड गल्फ माइग्रेंट्स टू हाई स्किल्ड वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। प्रॉफिट शिफ्ट स्किल माइग्रेंट्स। ठीक है, पहले क्या होता था, गल्फ वगैरह में ज़्यादा लेबर वगैरह का काम करने के लिए लोग जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब लोग आईटी सेक्टर में और वेरियस अदर सेक्टर्स में स्किल लेके, अच्छी एजुकेशन लेके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं। मतलब अब हमारा जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेबर एक्सपोर्ट, वो एक स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट है। ठीक है, बाकी तो फिर डेटा ही है, आप देख लीजिएगा। फिर आगे बात करता है रीजनल इनइक्वालिटी की, कि जैसे स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु गेट 51% ऑफ रेमिटेंस, बट स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी एंड राजस्थान गेट लेस देन 6% ऑफ रेमिटेंस। ठीक है, ये बताता है कि देयर इज़ अनइक्वल एक्सेस टू स्किल्स, माइग्रेशन पाथवेज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर के ऊपर। यह आर्टिकल आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिप्टी स्पीकर। इस आर्टिकल में बात की गई है कि इस गवर्नमेंट ने अभी तक डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन नहीं किया है। ठीक है, और डिप्टी स्पीकर की क्या इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट में, बेसिकली इसके ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहले तो देखिए डिप्टी स्पीकर, आर्टिकल किस बात पर बात कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर इज मोर देन ए बैकअप। मतलब स्पीकर के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है पार्लियामेंट में वो कौन सी है? डिप्टी स्पीकर। अब डिप्टी स्पीकर को हम एज ए बैकअप ही तो समझ के चलते हैं कि स्पीकर नहीं होगा तो उसकी गैरहाजिरी में डिप्टी स्पीकर काम देगा। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर सिर्फ एक बैकअप नहीं है, ही इज़ मोर देन ए बैकअप। दे इंश्योर स्मूथ एंड कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऑफ लोकसभा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 93 है वो मैंडेट करता है कि जैसे ही लोकसभा गठित होगी डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करना होगा। ठीक है, जैसे ही लोकसभा गठित होगी डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन आपको करना होगा। ट्रेडिशनली द स्पीकर इज़ फ्रॉम रूलिंग पार्टी, स्पीकर तो रूलिंग पार्टी से होता है, लेकिन डिप्टी स्पीकर ट्रेडिशनली जो अपोजिशन पार्टी है उसका होता है। ठीक है, ये उनको ऑफर की जाती है डिप्टी स्पीकर की पोस्ट। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लेकिन बस एक कन्वेंशन है। तो द पोस्ट हैज़ बीन वैकेंट सिंस 2019, मतलब 2019 से और 2025 तक, मतलब 6 साल होने को है लगभग, डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं किया गया है। रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट ए डिप्टी स्पीकर सेंट्रलाइजेज पावर को सेंट्रलाइज करता है एंड अंडरमाइंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फिर देख लेते हैं कि डिप्टी स्पीकर के की रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये है कि ही इंश्योर्स कंटिन्यूटी, मीन्स स्पीकर अगर एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में पार्लियामेंट में प्रिसाइड करते हैं डिप्टी स्पीकर, तो पार्लियामेंट का सेशन जो भी होना होता है वो कंटिन्यूस होता रहता है। फिर है न्यूट्रल आर्बिटर, मीन्स ही और सी मेंटेन्स फेयरनेस इन डिबेट्स एज ए मेंबर यूजुअली फ्रॉम द अपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, तो इलेक्शन जो है मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 एज सुन एज आफ्टर लोकसभा फॉर्मेशन। स्पीकर की पावर, डिप्टी स्पीकर होल्ड्स द सेम अथॉरिटी एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग। जब डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करते हैं तो उनकी पावर जो है स्पीकर के समान ही होती हैं। कमिटी ओवरसाइट, डिप्टी स्पीकर हेड्स इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। और एक बात और, डिप्टी स्पीकर जिस भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बना दिए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली उस कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं। ठीक है, ये बात फॉर फैक्ट है।
डेमोक्रेटिक बैलेंस, डेप्टी द पोस्ट ऑफ डेप्टी स्पीकर एनकरेजेस कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, क्योंकि स्पीकर होता है रूलिंग पार्टी का और डेप्टी स्पीकर होता है अपोजिशन पार्टी का। डिप्टी स्पीकर प्रिवेंट्स क्राइसिस, ही स्टेप्स इन इफ द स्पीकर्स ऑफिस इज वेकेंट और इनकैपेसिटेटेड। ठीक है, तो इस आर्टिकल में इतना ही था। अगला आर्टिकल है पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड। अभी देखिए बड़ा अजीब सा एक घटना हुई है कि वेस्ट बंगाल में एक 13 साल की लड़की को एक व्यक्ति के द्वारा किडनैप कर लिया गया। ठीक है, एक्यूजेशन ये है कि वो किडनैप करके ले गया। उस व्यक्ति बाद में उसकी मदर ने रिपोर्ट वगैरह लिखाई, कुछ सालों बाद वो मिली, पुलिस ने सर्च किया, मिली, तो पता चला कि 25 साल का वो व्यक्ति था। पता चला कि उस व्यक्ति ने उस लड़की से शादी कर ली है। अब वो लड़की जो है लगभग 18 साल की होने को है, 17 साल के आसपास है, उसका एक बच्चा भी है। तो केस बनता है पॉक्सो का। अब पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, हाई कोर्ट में केस चला। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि पॉक्सो एक्ट में देखिए बेसिकली कि अगर आप किसी भी माइनर के साथ में किसी भी तरीके का फिजिकल असॉल्ट करते हो या फिजिकल रिलेशन बनाते हो या इवन कंसेंसुअल सेक्स ही हो, कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशन ही हो, तो भी वो एज ए रेप कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एज ए रेप कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे भी एज ए रेप कंसिडर होना था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस इसको देते हुए, क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस थी कि एक तो लड़की से पूछा गया कि क्या आप इससे अलग होना चाहते हो, लड़की बोली कि नहीं, ये मेरा पति है, मैं इससे अलग नहीं होना चाहती। दूसरी बात, लड़की के एक बच्चा भी है। ठीक है, तीसरी बात कि लड़की बोलती है कि हमारा जो रिश्ता है वो सहमति का है, कंसेंसुअल है, इन्होंने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की है, कोई रेप वेप नहीं किया है। तो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को सज़ा नहीं सुनाई। ठीक है, उस व्यक्ति को सज़ा नहीं सुनाई। कहा कि इससे एक तो लड़की की जो मेंटल स्टेट है उस पर इफेक्ट आएगा, प्लस जो आने वाला बच्चा है, वो लड़की प्रेग्नेंट हुई है, जो ऑलरेडी एक बच्चा है और जो आने वाला बच्चा है उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, प्लस क्योंकि ये कंसेंसुअल है तो इसमें हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेप वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये केस फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको तो दरकिनार कर दिया, लेकिन उन्होंने भी उस व्यक्ति को सज़ा नहीं सुनाई। उन्होंने भी एक अजीब सी रूलिंग दी कि 3 मेंबर का एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था, जिनका ये काम था कि विक्टिम को एनालाइज करना और जो भी इंसिडेंट हुए उनको एनालाइज करना और रिपोर्ट सबमिट करना। तो जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने ये पाया कि विक्टिम जो है वो बहुत ही गरीब है। ठीक है, और एक टेम्पररी शेल्टर में रहता है, और विक्टिम जो है उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, उससे प्यार करता है, एंड फेसेस सिग्निफिकेंट हार्डशिप इन टैकलिंग द पुलिस, सोसाइटी एंड लीगल सिस्टम टू सिक्योर हिज रिलीज। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि विक्टिम को एक एम्पैथेटिक जेस्चर दिखाना चाहिए कि अगर हम उसके हस्बैंड को सज़ा दे देते हैं तो पहली बात तो जो विक्टिम ऑलरेडी गरीब है, जो लड़की ऑलरेडी गरीब है, वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। दूसरी बात, जो बच्चे हैं वो फादरलेस हो जाएंगे। तीसरी बात कि कोई ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती नहीं हुई है और किसी भी तरीके का रेप का इंसिडेंट नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक एम्पैथेटिक जजमेंट सुनाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सज़ा नहीं सुनाई है। ठीक है, तो ये तो इंसिडेंट है, आप तो इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेना अपने हिसाब से। अब इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाली बात क्या है, इस आर्टिकल को एक तो हम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स देख सकते हैं कि क्या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम रॉन्ग मीन्स को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है भाई, लॉ तो कहता है, पॉक्सो एक्ट तो सिंपल कहता है कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑन एनी माइनर इज कंसिडर्ड रेप नो मैटर द केस। ठीक है, तो क्या हम कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए, क्या प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, क्या हम जो रॉन्ग मीन्स हैं उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। एक तो एथिक्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा है कि इन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन मैटर ऑफ जस्टिस, व्हाट शुड प्रिवेल, वेदर एम्पैथी कैन प्रिवेल ओवर रैशनल। ठीक है, और रैशनल शुड प्रिवेल ओवर एम्पैथी। अब देखिए यहाँ पर रैशनल अगर देखा जाता तो रैशनल तो ये था कि भाई पॉक्सो एक्ट के अंदर सिंपल है कि सज़ा दी जानी चाहिए तो सज़ा दी जाती। एम्पैथी क्या कहती है कि भाई एम्पैथी के हिसाब से जो जस्टिस है वो ये होना चाहिए कि लड़की ऑलरेडी गरीब है, शेल्टर में रहती है, उसकी फैमिली ऑलरेडी बच्चा है, वो प्रेग्नेंट है, अगर हस्बैंड को आप जेल में भेज दोगे तो वो बेसहारा हो जाएगी, तो उसके ऊपर और ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। अब क्योंकि लड़की खुद ही कह रही है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं खुश हूँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ एम्पैथी तो आप जजमेंट जो है उसके अगेंस्ट नहीं सुनाते हो। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल में एक बात और डिस्कस करने की है कि पॉक्सो एक्ट के क्या प्रोविजंस हैं, वो बेसिकली हम देख लेते हैं कि फुल नेम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट। पर्पज़ क्या है, टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स। टाइप्स ऑफ ऑफेंसेज क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव एंड नॉन पेनिट्रेटिव दोनों हैं, चाहे पेनिट्रेशन हुआ हो या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है। सेक्सुअल असॉल्ट मीन सेक्सुअल असॉल्ट, किसिंग वगैरह भी हो तो भी सेक्सुअल असॉल्ट ही माना जाएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट, यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, इवन कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशन इज कंसिडर्ड एज रेप अंडर पॉक्सो एक्ट। ठीक है, अब क्या प्रोविजंस हैं, स्पेशल कोड बनाए जाएंगे, मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, ऑल केसेज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मस्ट बी रिपोर्टेड, फेलियर टू रिपोर्ट इज पनिशेबल। किसी के सामने अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुई है और उसको आपको पता है और रिपोर्ट नहीं किया तो आपके अगेंस्ट भी केस बन सकता है।
ऑल राइट. Child friendly procedures. The act prescribes procedure to make legal procedures less traumatic and for child victims, such as in camera trials, no aggressive questioning. Punishment बहुत ही strict है. पुलिस का रोल क्या है? स्पेशल प्रोविजंस फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय ऑफिसर्स ट्रेंड इन हैंडलिंग चाइल्ड अब्यूज केसेस. मतलब चाइल्ड अब्यूज केस को जो ऑफिसर हैंडल करेगा उसके लिए अलग से प्रोविजंस बनाए गए हैं, स्पेशल पावर्स उनको दी गई हैं और उनके कंडक्ट के लिए स्पेशल रूल्स हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. Till then, thank you.